फिल्म की शुरुआत दो युवा लड़कों से होती है जो बाइक चलाते हैं और फिर अपने दांतों में ताश के पत्तों को दबाकर पानी में छलांग लगाते हैं। तैरने के बाद वे ताश खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। जल्द ही उनके दूसरे दोस्त भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। लड़कों में से एक फुल हाउस स्कोर करता है, जिससे सारा कैश जीत जाता है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी हिस्सा पाने पर जोर देता है। विक्टर के नेतृत्व में नए लोगों का एक समूह खेल में शामिल होता है, लेकिन हार जाता है। पांचों दोस्त अपनी जीत का जश्न पानी में वापस कूदकर मनाते हैं, अपनी एकजुटता दिखाते हैं। फिर दृश्य जैक फोले पर आ जाता है, जो एक कला प्रदर्शनी में एक पेंटिंग से मोहित हो जाता है। जब अलीरा नामक एक कलाकार उसके पास आती है और उसका वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो जैक के पास जाती है, उसे बताती है कि उसने उसकी तस्वीर खींची है और उसे मुआवजा देने की पेशकश करती है। वो उसे एक कॉफ़ी खरीदने का भी सुझाव देती है, लेकिन जैक मना कर देता है। अलीरा आगामी आर्चिबाल्ड पुरस्कार के लिए उसे चित्रित करने की इच्छा व्यक्त करती है और एक चित्र के लिए उसकी अनुमति मांगती है। वो पूछती है कि क्या वो उसका फिल्मांकन जारी रख सकती है, जिससे जैक कैमरे पर खुद का परिचय देता है, ये बताते हुए कि वह 57 वर्ष का है और पोकर खेलने वाला जुआरी है। अगले दृश्य में जैक को गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है और हम उसकी आवाज़ में कहानी सुनाते हुए सुनते हैं। जैक फोले एक जुआरी और एक व्यवसायी दोनों है, जिसके जोखिम उठाने के कौशल ने उसे अरबपति और एक उत्साही कला संग्रहकर्ता बना दिया है। उनकी विशेषता पोकर है और वो अपने बचपन के दोस्तों ड्रू, मिकी, पॉल और एलेक्स के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें इस खेल से परिचित कराया। इन दोस्तों ने युवा जैक को ताश खेलने, विशेष रूप से दिल, क्लब, हीरे और हुकुम के माध्यम से आराम पाने में मदद की। उनके सभी पिता वायुसेना में सेवा करते थे, उन्हें जोखिम लेने का महत्व सिखाते थे। 1994 में उन्होंने पहला ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो बाजार के विस्तार के साथ एक बड़ी सफलता बन गया। बाद में ड्रू ने उनके कार्यक्रम को अनुकूलित किया और सरकार के लिए रिफल नामक एक निगरानी सॉफ्टवेयर विकसित किया। दृश्य बदलता है और उसे जंगल में एक शिविर में जाते हुए दिखाता है, जहां उसकी मुलाकात बिल से होती है। बिल जैक को बताता है कि दवाई कारगर नहीं है, इसलिए उन्हें इंतजार करना होगा। वह जैक को बताता है कि मृत्यु अपरिहार्य है और हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। आखिरकार जैक आध्यात्मिक चिकित्सा से गुजरता है, जहां उसे पानी, ताश खेलना, पैसा और अपनी पहली पत्नी एलिसन की मृत्यु की यादें याद आती हैं। वर्तमान में जैक अपनी दूसरी पत्नी निकोल और उनकी बेटी बेक के साथ रहता है। जबकि निकोल और जैक धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जैक और बेक एक मजबूत बंधन बनाए रखते हैं। ये भी उल्लेख किया गया है कि जैक ने अपने पुराने दोस्तों को लंबे समय से नहीं देखा है, क्योंकि जैक का जीवन टर्मिनल कैंसर के कारण समाप्त हो जाता है। वो अपने दोस्तों को एक आखिरी पोकर रात के लिए इकट्ठा करने का फैसला करता है। पोकर रात से पहले जैक जहर से भरी कई सिरिंज तैयार करता है, जो छोटी खुराक में हानिरहित होती हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में घातक होती हैं। अपने वकील सैम की मदद से जैक ड्रू को छोड़कर अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करता है। सबसे पहले माइकी आता है, उसके बाद पॉल आता है, जो अब एक राजनीतिज्ञ और मंत्री है। पॉल और माइकी पार्किंग में एलेक्स और सैम से मिलते हैं। सैम सभी को सलाह देता है कि वे अपनी पसंद की कोई भी कार चुनें, सिवाय माइकी के, जो ड्राइव करने के लिए बहुत नशे में है, इसलिए सैम उसके लिए ड्राइविंग संभालेगा। तीनों लग्जरी कारों में एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जबकि जैक हेलीकॉप्टर में उनकी हरकतों पर नजर रखता है। जैक पहले आता है और शेफ को बताता है कि वो उस शाम खाना बनाएगा। इस बीच पॉल अपने भ्रष्ट भाई विक्टर से फोन पर बात कर रहा है, जो पॉल को पोकर नाइट आयोजित करने के लिए ब्लैकमेल करता है, ताकि विक्टर और उसके गुंडे उस रात जैक के पेंट हाउस में घुस सकें और जैक द्वारा एकत्र की गई सभी कीमती पेंटिंग्स चुरा सकें। प्रत्येक मित्र का एक रहस्य है। माइकी के पास एक छिपी हुई बंदूक है। पॉल, राजनीतिज्ञ, पहले ही जैक के कला संग्रह के बारे में जानकारी अपने तस्करी करने वाले भाई को बेच चुका है, और एलेक्स का जैक की पत्नी निकोल के साथ संबंध है। अंत में ड्रू को छोड़कर सभी दोस्त जैक के साथ इकट्ठा होते हैं। फिर जैक उन्हें एक उच्च दांव पोकर गेम में शामिल करता है, जिसमें उनमें से प्रत्येक को $50 लाख का बाय इन प्रदान करता है। जैक उन्हें या तो जिस कार में वे आए थे उसे रखने या खेलने के लिए $50 लाख के चिप्स लेने का विकल्प देता है। हालांकि अगर वे खेलने का फैसला करते हैं तो उन्हें अनिर्दिष्ट परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तीनों दोस्त आपस में इस पर चर्चा करते हैं। शुरू में एलेक्स हिचकिचाता है, लेकिन अंततः वे सभी खेलने के लिए सहमत हो जाते हैं। सैम चिंतित दिखाई देता है, लेकिन जैक उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक रहेगा। खेल की शुरुआत पेनेलोप के डीलर के रूप में होती है, जो टेबल पर सभी को नियम समझाती है। इस बीच विक्टर और उसके साथी बिली सैम ने फोल्ड किया, माइकी ने $20 लाख की बढ़ोतरी की, पॉल ने फोल्ड किया और जैक ने ऑल इन किया।
जवाब में माइकी ने भी ऑल इन किया और पॉड को माइकी और जैक के बीच विभाजित किया गया। घर के अंदर बेक को एक रक्त रिपोर्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि जैक को घातक कैंसर है। बेक ने फिर निकोल को फ़ोन करके पूछा कि उसने अपने ऐप को क्यों नहीं बताया। इसके बाद निकोल उसे अपनी नसबंदी के बारे में बताती है। ये दर्शाता है कि निकोल को भी इसके बारे में पता नहीं था। सभी खिलाड़ी अतीत को याद करते हुए अपने सबसे अच्छे पोकर चेहरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैम खेल छोड़कर बाथरूम में जाता है जहां उस पर हमला होता है। तब पता चलता है कि हमलावर ड्रू है। उनके साथ कौन शामिल होता है? पेनेलोप बाथरूम में जाती है और नकदी का एक भंडार पाती है, जबकि जैक बताता है कि उसने सभी के पेय में जहर मिला दिया था। वो बताता है कि उसे अग्नाशय का कैंसर है और वो मर रहा है, इसलिए वह चाहता था कि वे सभी एक ही अनुभूति का अनुभव करें। जैसे ही उसके दोस्त बीमार महसूस करने लगते हैं, वो उन्हें इकट्ठा करने और उन्हें जहर देने के अपने असली मकसद का खुलासा करता है। वो चाहता था कि वे उसके साथ ईमानदार रहें। मिकी एक बंदूक निकालता है और स्वीकार करता है कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। पॉल कबूल करता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसने खुलासा किया कि वो विक्टर को जैक के बारे में जानकारी दे रहा है, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एलेक्स ने निकोल के साथ संबंध होने और उसके साथ एक बच्चे के पिता बनने की बात स्वीकार की और मरने की इच्छा नहीं जताई। फिर जैक ने खुलासा किया कि उनमें से किसी को भी जहर की घातक खुराक नहीं दी गई थी। वे सभी सुरक्षित हैं। उसने और ड्रू ने अपने 3 पुराने संघर्षरत दोस्तों की मदद करने के लिए ये सब किया। एलेक्स का असली संघर्ष पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दोस्त की पत्नी के प्रति अपनी भावनाओं के लिए दोषी महसूस करना है। माइकी की चुनौती उसकी लत है, जबकि पॉल मुख्य रूप से पैसे के बारे में चिंतित है। फिर ड्रू सभी को बताता है कि उन्हें कंपनी में प्रत्येक को शेयर मिलेंगे, और जब माइकी विवरण के लिए पूछता है तो जैक उल्लेख करता है कि प्रत्येक को पोकर चिप्स में $25 मिलियन मिलेंगे। उस समय विक्टर और उसका गिरोह महंगी कलाकृति चुराने के लिए घर में घुस जाता है। वे कलाकृति का निरीक्षण करते हैं, जबकि स्टिक्स प्रत्येक टुकड़े के मूल्य पर चर्चा करता है। चूंकि जैक और अन्य के पास माइकी की एक गोली वाली बंदूक के अलावा कोई हथियार नहीं है, इसलिए वे घर के पैनिक रूम में वापस जाने का फैसला करते हैं। घुसपैठिए पोकर रूम में जाते हैं और विक्टर शराब पीना शुरू कर देता है, जबकि स्टिक्स उत्साह से लाखों की कीमत वाली मूल्यवान वस्तुओं का मूल्यांकन करता है। माइकी ने सुझाव दिया कि वे वापस लड़ें, लेकिन जैक ने घुसपैठिए की 3 बंदूकों को देखते हुए इस विचार को खारिज कर दिया। इसलिए वे पैनिक रूम में ही रहते हैं। स्टिक्स एक और कीमती पेंटिंग की तलाश करती है, लेकिन इंतजार करने की उनकी योजना में एक बड़ी बाधा आ जाती है। बेक और उसकी सौतेली माँ निकोल घर पहुंचती हैं और जल्दी से घर में घुसपैठ का सामना करती हैं। विक्टर और बिली बेक और निकोल को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। ऐसा करते हुए वे जैक का मजाक उड़ाते हैं। कोई और विकल्प न देखकर जैक खुद को प्रकट करता है, केवल एक गोली के साथ माइकी की बंदूक से लैस, और वह और विक्टर एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तानते हैं। जैक उन्हें $200 मिलियन की पेंटिंग लेने और जाने का निर्देश देता है। जबकि बिली और स्टिक्स पेंटिंग इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, निकोल जैक से विक्टर के बारे में सवाल करती है। जैक बताता है कि विक्टर पॉल का भाई है। जब निकोल पॉल के ठिकाने के बारे में पूछती है तो जैक उसे बताता है कि पॉल जहर से मर रहा है। फिर जैक विक्टर को बताता है कि जिस गिलास से उसने शराब पी थी उसमें जहर था। जब विक्टर पूछता है कि क्यों, तो जैक बताता है कि उसका इरादा एलेक्स को मारने का था, जिसका निकोल के साथ संबंध है। जैक फिर निकोल से संबंध की पुष्टि करने के लिए कहता है और वो जानना चाहती है कि एलेक्स कहाँ है, जो विक्टर को आश्वस्त करता है। विक्टर बीमार महसूस करना शुरू कर देता है और जैक उसे मारक लाने की पेशकश करता है, ये दावा करते हुए कि उसे भी जहर दिया गया है। इस बीच ड्रू, एलेक्स, पॉल और माइकी बिली और स्टिक्स के साथ लड़ाई में पड़ जाते हैं। जैक एक तिजोरी खोलता है, कुछ पैसे निकालता है और एक भारी खुराक और एक सिरिंज तैयार करता है। विक्टर जैक को बेहोश कर देता है और खुद को पूरी खुराक का इंजेक्शन लगा लेता है। जैक ने इसका अनुमान लगाया था और एक घातक खुराक तैयार की थी, जिसके परिणामस्वरूप विक्टर बाहर भागने के बाद मर गया। अराजकता के दौरान स्टिक्स एक गोली चलाता है जो अमूल्य पेंटिंग को नुकसान पहुंचाती है और वो चौंक जाता है। विक्टर को छोड़कर हर कोई बच जाता है। निकोल और बेक को मुक्त कर दिया जाता है। एलेक्स निकोल को गले लगाता है और जैक उन्हें देखता है। जैक माइकी की बंदूक के साथ विक्टर के शरीर के पास जाता है, लेकिन उसे मृत देखकर गोली नहीं चलाने का फैसला करता है। फिल्म उसकी मृत्यु के बाद जैक की आवाज के साथ समाप्त होती है, ये कहते हुए कि जीवन भाग्य, कर्म और भौतिकी का खेल है। सैम की अंतिम वसीयत में उसे अपनी संपत्ति का 50% विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं को देना है। ड्रू कंपनियों का प्रभार संभालेगा और सभी को लाभ से लाभ होगा।
पॉल को $50 मिलियन मिलेंगे और निकोल और एलेक्स दोनों को भी $50 मिलियन मिलेंगे। मिकी को भी $50 मिलियन मिलेंगे, लेकिन केवल 12 महीने का पुनर्वास कार्यक्रम पूरा करने के बाद। सैम की बाकी संपत्ति उसकी बेटी बेक को दी गई है। साथ ही एक अंतिम नोट में उसे अपने चाचाओं की सलाह पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है और सभी के प्रति दयालु होना चाहिए। समापन दृश्य में अलारा को दीवार पर टंगे आर्चिबाल्ड पुरस्कार में चित्रित जैक की तस्वीर के साथ एक साक्षात्कार देते हुए दिखाया गया है। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।